कभी सोचा है कि सच हमेशा सामने होते हुए भी क्यों छिपा रहता है? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये है एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ पर नए राज खुलेंगे। अगर आप समझते हैं आप सच को पहचान सकते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए साथ चलते हैं ब्योमकेश बख्शी के साथ इस दिमागी खेल में। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कोई संदिग्ध है। सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 में हुई थी। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं खत्म करके मैं अभी अभी बाहर निकला था। पैसों की कोई खास कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता ने जो पैसे बैंक में जमा कर रखे थे उनके ब्याज से मेरा अकेले का खर्चा आसानी से कोलकाता के एक मेस में रहते हुए आराम से चल जाता था। इसीलिए मैंने तय किया था कि मैं अविवाहित रहकर साहित्य का साधक बनूंगा और अपना जीवन साहित्य लेखन में बिताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम अजीत है। उस समय के युवा जोश में मुझे ऐसा लगा था कि एकाग्र होकर मां सरस्वती की साधना करके मैं बंगाली साहित्य में क्रांति ला दूंगा। इस समय में एक युवक कई ऊंचे सपने देखता है, हालांकि वो सपना टूटने में अधिक समय नहीं लगता। लेकिन ये सब बातें छोड़िए, ब्योमकेश के साथ मेरी मुलाकात कैसे हुई ये बताता हूं। जो लोग कोलकाता शहर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनमें से भी कई शायद नहीं जानते होंगे कि इस शहर के बीचों बीच एक ऐसा मोहल्ला है जिसकी एक ओर रहते हैं भटिया मारवाड़ी समुदाय के लोग, दूसरी ओर झोपड़ियां और बस्ती, और तीसरी ओर छोटी आंख वाले चीनियों का उपनिवेश। इस त्रिवेणी संगम के बीचों बीच में एक छोटा सा टापू बन गया है, जिसे दिन के समय देखकर ये कभी नहीं लगता कि इसमें कुछ असामान्य या कुछ विशेष है। लेकिन शाम होते ही इस मोहल्ले में एक अद्भुत बदलाव आने लगता है। 8 बजते ही यहाँ की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाती हैं और ये इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता है। केवल दूर दूर पर कुछ पान बीड़ी की दुकानें खुली रहती हैं। उस समय यहाँ जो लोग आते जाते हैं, जिनमें से अधिकतर बिल्कुल चुपचाप छाया जैसी आकृतियों की तरह चलते हैं, और यदि कोई अनजान राहगीर अचानक इस रास्ते पर आ जाए तो वो भी जल्दी से डरते हुए इस इलाके से बाहर निकल जाता है। मैं इस मोहल्ले में कैसे आकर एक मेस का निवासी बन गया, ये विस्तार से लिखना हो तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इतना कह देना काफी है कि दिन के समय इस इलाके को देखकर मुझे कोई शक नहीं हुआ था, और मेस के दूसरे मंजिल पर एक बड़ा और हवादार कमरा बहुत सस्ते में मिल गया था, जिसे मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत ले लिया। बाद में जब मैंने ये सुना कि इस मोहल्ले में महीने में 2-3 कटे फटे शव रास्तों पर पड़े मिलते हैं और ना कारणों से हफ्ते में कम से कम एक बार पुलिस छापा मारती है, तब मुझे उस कमरे से इतना लगाव हो गया था कि मैं कहीं और जाने का मन नहीं बना पाया। खासकर शाम के बाद मैं खुद पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता था और बाहर जाने की कोई खास वजह नहीं होती थी। इसीलिए मुझे खुद खतरे में पड़ने की आशंका भी कभी नहीं हुई। मेस की तीसरी मंजिल पर कुल 5 कमरे थे, जिनमें से हर एक में एक सज्जन रहते थे। उनमें से सभी नौकरी पेशा और उम्र दराज थे। हर शनिवार को अपने घर जाते और सोमवार को लौटकर फिर से दफ्तर जाने की तैयारी करते। ये सभी लोग काफी समय से इस मेस में रह रहे थे। हाल ही में एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने के कारण उनका कमरा मुझे मिल गया था। शाम के समय ताश का खेल होता था और उस समय मेस के बाशिंदों की आवाजें और उत्तेजना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती थी। अश्विनी बाबू पक्के खिलाड़ी थे
और उनके स्थायी प्रतिद्वंदी थे घनश्याम बाबू। जब घनश्याम बाबू हार जाते तो थोड़ी चिल्लम चिल्ली करते, लेकिन ठीक 9 बजे जब रसोई से आवाज आती कि खाना तैयार है, तब वे शांत होकर उठते और खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते थे। इस तरह से मेस का जीवन बिना किसी विशेष घटना के शांति से चल रहा था। मैं भी आकर शांति से इस बेजोड़ जीवन को अपना चुका था। मेस के निचले मंजिल पर मकान मालिक खुद रहते थे। वो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, नाम अनुकूल बाबू। काफी सरल और सीधे साधे आदमी थे। शायद उन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि उनके घर में पत्नी या परिवार का कोई सदस्य नहीं था। वो मेस के खाने पीने और किराएदारों की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते थे। वो इतनी सटीक तरीके से सब कुछ संभालते थे कि किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता था। महीने के पहले हफ्ते में किराए और खाने पीने का 25 रुपए खर्च उन्हें दे देने के बाद बाकी सब चिंता खत्म हो जाती थी। मोहल्ले के गरीब लोग भी डॉक्टर बाबू को बहुत मानते थे। सुबह और शाम उनके बैठने वाले कमरे में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। वो घर बैठे बहुत सस्ते दामों पर दवा बांटते थे। मरीजों के घर बहुत कम जाते, और अगर जाते भी तो फीस नहीं लेते थे। इसी वजह से पड़ोसी उन्हें बहुत सम्मान और आदर से देखते थे। मैं भी कुछ ही दिनों में उनका भक्त बन गया था। सुबह 10 बजे तक बाकी सब लोग दफ्तर चले जाते थे। मेस में सिर्फ हम दो ही रह जाते। नहाना धोना लगभग साथ ही होता था। फिर दोपहर का समय बातचीत और अखबार की चर्चा में बीत जाता था। डॉक्टर बाबू भले ही सीधे और शांत स्वभाव के थे, लेकिन बहुत दिलचस्प बातें करते थे। उनकी उम्र 40 के आसपास थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन घर बैठकर उन्होंने इतनी विविध विषयों पर ज्ञान हासिल किया था कि उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह जाता था। जब मैं उन्हें आश्चर्य से देखता तो वो शर्मिंदा होकर कहते, और तो कोई काम नहीं है, बस घर पर बैठकर किताबें पढ़ता हूँ। जो भी ज्ञान मैंने हासिल किया है वो सब किताबों से ही है। इस मेस में 2-1 महीने बीत जाने के बाद एक दिन सुबह के लगभग 10 बजे मैं डॉक्टर बाबू के कमरे में बैठकर अखबार उलट पलट कर देख रहा था। अश्विनी बाबू पान चबाते चबाते दफ्तर चले गए। उसके बाद घनश्याम बाबू निकले। दांत के दर्द के लिए एक पुड़िया दवाई डॉक्टर साहब से लेकर वो भी ऑफिस के लिए निकल गए। बाकी जो थे वो भी एक एक करके निकल गए। पूरे दिन के लिए मेस खाली हो गया। डॉक्टर साहब के पास तब भी 2-4 रोगी बैठे थे। उन सभी के एक एक कर दवा लेकर निकल जाने के बाद डॉक्टर बाबू ने चश्मे को ऊपर चढ़ाकर पूछा, न्यूज़पेपर में कोई खबर है क्या? कल शाम को हमारे मोहल्ले में तलाशी हुई है, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। वो तो रोज की ही बात है। कहाँ हुआ? पास में ही, यहीं 36 नंबर में, शेख अब्दुल गफूर नाम के आदमी के घर पर, डॉक्टर ने कहा। अरे उनको तो मैं पहचानता हूँ, मेरे पास दवा लेने आते हैं। किस लिए तलाशी हुई, कुछ लिखा है? कोकेन, ये लीजिए पढ़िए ना। ये कहकर मैंने दैनिक कालकेतु उनकी तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर चश्मा आंख में लगाकर अखबार पढ़ने लगे। कल 36 नंबर में शेख अब्दुल गफूर नाम के व्यापारी के घर में पुलिस ने तलाशी ली है। अच्छा, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि इस अंचल में कहीं पर कोकेन का गुप्त अड्डा है, जहां से हर जगह कोकेन सप्लाई हो रहा है। बाप रे!
कुछ चालाक अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर काफी दिनों से ये गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। लेकिन इन अपराधियों के नेता और उनके गुप्त भंडार की बात बहुत खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सकी। डॉक्टर थोड़ा सोच कर बोले, बात सही है, मुझे भी शक होता है यहाँ आसपास ही कोकेन मिलने का कोई अड्डा है। दो एक बार उसका इशारा भी मिला है मुझे। आप तो जानते ही हैं, तरह तरह के लोग मेरे पास दवा लेने आते हैं। कुछ भी बोलिए, और जो भी नशा करें, कोकेन का नशा करने वाले डॉक्टर के पास आकर कभी भी अपना राज नहीं खोलेंगे। लेकिन ये अब्दुल गफूर तो मुझे कोकेन का नशा करने वाला नहीं मालूम पड़ता। हाँ, वो पक्का अफीम खोर है, ये बात मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूँ। वो खुद भी इस बात को नहीं छुपाता। मैंने पूछा, अच्छा अनुकूल बाबू, इस मोहल्ले में जो इतने खून होते हैं उसका क्या कारण है? डॉक्टर ने कहा, उसका तो बहुत ही सीधा कारण है। जो लोग छुपकर गैर कानूनी तौर से ये धंधा कर रहे हैं, उनको तो हर समय डर लगा रहता है पकड़े जाने का। इसीलिए उनके इस काम की भनक अगर किसी को लग जाए, तब तो उसको खून करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सोचकर देखिए ना, मैं अगर कोकेन का व्यापार करूं और आपको उस बात की खबर लग जाए, तो आपको जिंदा रखना क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? आप अगर वो बात पुलिस को बता दें, तब मैं तो जेल जाऊंगा ही, साथ ही इतना बड़ा व्यापार बंद हो जाएगा, लाखों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। मैं तो वो नहीं होने दे सकता। मैंने कहा, आपने तो अपराधियों के मन की बातों को लेकर काफी खोज की है लगता है। हाँ, उस टॉपिक पर मुझे थोड़ी दिलचस्पी है। कहकर अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए। मैं भी उठने ही जा रहा था, इतने में एक आदमी कमरे में आया। उसकी उम्र लगभग 23 या 24 होगी। देखकर तो पढ़ा लिखा भला आदमी लगता था। गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, चेहरे से बुद्धिमान दिखता था। लेकिन शायद किसी तकलीफ में था, क्योंकि कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल उलझे हुए, शर्ट गंदा था, ऐसा कि जूते भी पॉलिश किए हुए नहीं थे। मेरी तरफ से होते हुए अनुकूल बाबू को देखकर पूछे, सुना है ये एक मेस है, जगह खाली है क्या? थोड़ा आश्चर्य होते हुए हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। अनुकूल बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या करते हैं आप? वो आदमी थका हुआ सा रोगियों के लिए रखे हुए बेंच पर बैठ गया। दिन भर नौकरी के लिए दरख्वास्त देता हूँ और खाली समय में सिर छुपाने के लिए छत ढूंढता हूँ। लेकिन इस अभागे शहर में क्या एक भी कमरा सिर छुपाने के लिए खाली नहीं मिलेगा? सब तो देख रहा हूँ लोगों से भरा हुआ है। सहानुभूति के स्वर में अनुकूल बाबू ने कहा, सीजन के बीच में मेस में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। आपका नाम क्या है? जी अतुल चंद्र मित्रा। कोलकाता आकर नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। गांव में जो कुछ था बेचकर जो पैसे बचे थे वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कुल 25-30 ही बचे हैं। अगर दोनों वक्त होटल में खाऊं तो वो भी और कितने ही दिन बचेंगे बोलिए। इसीलिए एक अच्छा मेस ढूंढ रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, महीने भर के अंदर ही कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। इन कुछ दिनों के लिए 2 वक्त का रूखा सूखा और थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत दुखी हुआ अतुल बाबू, लेकिन मेरे यहाँ पर सभी कमरे भरे हुए हैं। अतुल ने सांस छोड़ते हुए कहा,
तब तो और कोई उपाय नहीं है। फिर से निकलता हूँ, देखता हूँ उड़िया बस्ती में अगर कोई जगह मिल जाए तो। और तो कुछ नहीं है, डर है बस रात को सोऊं तो जो पैसे बचे हैं वो चोरी ना हो जाए। एक गिलास पानी मिलेगा? डॉक्टर पानी लाने गए। उस आदमी की ये हालत देखकर मुझे बड़ी दया आई। थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मेरा कमरा थोड़ा बड़ा है, 2 लोग रहें तो तकलीफ नहीं होगी। आपको अगर आपत्ति ना हो तो। अतुल लगभग कूद के बोला, आपत्ति? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा। जल्दी से पॉकेट से कुछ नोट निकाल कर बोला, कितना देना होगा? मतलब अग्रिम एडवांस ले लेते तो अच्छा नहीं होता? मेरे पास फिर। उसकी जल्दबाजी देखकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे रहने दीजिए, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। डॉक्टर बाबू पानी लेकर आए। मैंने उनसे कहा, ये तकलीफ में है तो तब तक मेरे ही कमरे में रह ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अतुल ने कृतज्ञता से गदगद होते हुए कहा, मुझ पर बहुत दया दिखाई है इन्होंने, लेकिन ज्यादा दिन तकलीफ नहीं दूंगा। इस बीच में और कहीं जगह मिल जाए तो मैं वहीं पर चला जाऊंगा। ये कह के उसने पानी पिया और ग्लास नीचे रख दिया। डॉक्टर थोड़ा आश्चर्य होकर मेरी तरफ देखकर बोले, आपके कमरे में? ठीक है, आप अगर राजी हैं तो मैं क्या ही बोलूं, आपको सुविधा भी होगी, कमरे का किराया 2 भाग में बढ़ जाएगा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, इसलिए नहीं, वो तकलीफ में है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, वो तो सही है, तो आप अपना सामान ले आइए अतुल बाबू, फिलहाल यहीं पर रहिए। जी जी, सामान ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक बिस्तर और एक छोटा सा बैग एक होटल के दरबान के पास रखकर आया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने कहा, हाँ, नहा धोकर यहीं खाना खा लीजिएगा। ऐसा हो जाए तो अच्छा ही होगा। कृतज्ञ भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखकर अतुल निकल गया। उसके चले जाने के बाद हम लोग कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। अनुकूल बाबू दूसरे मन से कोट के कोने से चश्मे को साफ करने लगे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं डॉक्टर बाबू? डॉक्टर चौंकते हुए बोले, हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो तकलीफ में है उनको सहारा देना चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन आपको पता है, अज्ञात कूलशीलस्य, शास्त्र में एक वचन है, जाने दीजिए, आशा करता हूं कोई परेशानी नहीं होगी। अतुल मित्रा मेरे कमरे में आकर रहने लगा। अनुकूल बाबू के पास एक अतिरिक्त पलंग था, उसे उन्होंने अतुल के इस्तेमाल के लिए ऊपर भेज दिया। अतुल दिन में ज्यादा मेस में रहता नहीं था। सुबह उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता, 10-11 बजे लौटता, उसके बाद फिर नहा धोकर खाना खा के फिर निकल जाता था। लेकिन जितना भी समय वो मेस में रहता था, उतने समय में मेस के सभी लोगों के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम के बाद बैठक में उसे बुलाया जाता, लेकिन उसे ताश खेलना नहीं आता था, इसलिए कुछ देर बैठकर थोड़ी देर में नीचे उतरकर डॉक्टर के साथ बातें करता था। मेरे साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक ही उम्र के थे, उस पर एक ही कमरे में उठना बैठना, इसीलिए हम दोनों के बीच में आपके संबोधन से तुम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अतुल के आने के बाद लगभग 1 हफ्ता बिना किसी घटना के बीत गया। उसके बाद मेस में नाना प्रकार की विचित्र घटनाएं घटने लगी। शाम के बाद अतुल और मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। रोगियों की भीड़ भी कम हो गई थी। 2-1 लोग बीच बीच में आकर अपनी तकलीफ बताकर
दवा ले जा रहे थे। अनुकूल बाबू हमारे साथ बातें करते करते दवा दे रहे थे और पैसे पास के एक डिब्बे में रखते जा रहे थे। पिछली रात ही हमारे मेस के ठीक सामने एक खून हो गया था। आज सुबह रास्ते पर लाश मिलने के कारण माहौल गर्म था। हम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे। विशेष उत्तेजना का कारण यह था कि लाश को देखकर उस इंसान को दरिद्र भटिया श्रेणी का लगने पर भी उसके कमर में खोसे हुए थे 100 के 10 नोट। डॉक्टर ने कहा, ये कोकेन के अलावा और कुछ नहीं है। सोच कर देखिए, अगर पैसे के लालच में खून होता तो उसकी कमर में 1000 रुपए नहीं मिलते। मुझे लगता है वो आदमी कोकेन का खरीदार था। कोकेन खरीदते वक्त बेचने वालों के बारे में कोई अंदर की बात जान गया होगा और शायद उनको पुलिस का डर दिखाया होगा या ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। उसके बाद ही बस खत्म। अतुल ने कहा, क्या पता महोदय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग इस मोहल्ले में रहते कैसे हैं? अगर मुझे पहले पता होता तब तो। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तो आप उड़िया बस्ती में जाते। हम लोगों को लेकिन डर नहीं लगता। मैं तो 10-12 साल से इस मोहल्ले में हूं, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए किसी परेशानी में नहीं पड़ा कभी। अतुल ने धीरे से पूछा, डॉक्टर बाबू, आपको जानते हैं, है ना? अचानक पीछे से खट से आवाज आई और पलट कर देखा तो हमारे मेस के अश्विनी बाबू दरवाजे के बीच से कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे का भाव देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ अश्विनी बाबू, आप इस वक्त नीचे? अश्विनी बाबू थोड़ा हड़बड़ा गए और बोले, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही एक पैसे की बीड़ी खरीदने। कहते कहते सीढ़ी से ऊपर चले गए। हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अधेड़ उम्र के गंभीर प्रवृत्ति के अश्विनी बाबू को हम सभी बहुत मानते थे। वो अचानक चुपचाप नीचे उतरकर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? रात को खाते वक्त पता चला अश्विनी बाबू ने पहले ही खाना खा लिया था। खाने के बाद आदतन एक सिगरेट सुलगाकर खत्म करके कमरे में जाकर देखा तो अतुल फर्श पर सिर्फ एक तकिया रखकर सोया हुआ था। थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसी भी गर्मी नहीं पड़ी कि फर्श पर सोना पड़े। कमरे में अंधेरा था। अतुल ने भी कोई आवाज नहीं दी, इसीलिए सोचा शायद वो थकान के कारण सो गया है। मुझे तब नींद नहीं आई थी, लेकिन लाइट जलाकर पढ़ने या लिखने बैठूं तो शायद अतुल की नींद टूट जाएगी, इसीलिए खाली पैर में कमरे में टहलने लगा। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद अचानक याद आया कि जाऊं और अश्विनी बाबू को पूछ कर आऊं कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, उनकी तबीयत तो ठीक है। मेरे कमरे से 2 कमरा छोड़कर अश्विनी बाबू का कमरा था। जाकर देखा उनका दरवाजा खुला हुआ था। बाहर से बुलाया तो कोई आवाज नहीं आई, तब मजबूर होकर अंदर जाना पड़ा। दरवाजे के पास ही स्विच था। लाइट जलाकर देखा कमरे में कोई नहीं, खिड़की खुली हुई थी। झांक कर देखा रास्ते में भी वो नहीं दिखे। इतनी रात में वो गए कहां? अचानक याद आया शायद डॉक्टर के पास दवा लेने गए हों। जल्दी से नीचे उतर कर आया। डॉक्टर का दरवाजा अंदर से बंद था। इतनी रात में जरूर वो सो गए होंगे। बंद दरवाजे के सामने अनिश्चित भाव से कुछ देर खड़े रहने के बाद लौटने लगा। उसी समय कमरे के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। बहुत ही उत्तेजित और दबी हुई आवाज में अश्विनी बाबू बात कर रहे थे। एक बार लालच हुआ कि कान लगाकर सुनो उनकी बातें। तुरंत ही
उस इच्छा को दबा दिया। हो सकता है अश्विनी बाबू किसी बीमारी के बारे में कह रहे हों। मेरा सुनना उचित नहीं। दबे पैर से ऊपर आ गया। कमरे में आकर देखा अतुल पहले की ही तरह फर्श पर ही लेटा हुआ था। मुझे देखकर सिर उठाकर पूछा, क्या हुआ? अश्विनी बाबू अपने कमरे में नहीं है? मैंने आश्चर्य से कहा, नहीं। तुम जागे हुए थे? हाँ, अश्विनी बाबू नीचे डॉक्टर के कमरे में है। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? ये अगर जानना चाहते हो तो इस तकिए पर कान लगाकर फर्श पर लेट जाओ। दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग ठीक ही है, लेट कर ही देखो ना। कौतूहलवश अतुल के पास तकिए पर सिर रखकर लेटा। कुछ देर स्थिर रहने के बाद हल्की फुल्की बातों की आवाज कानों में आने लगी। उसके बाद साफ साफ सुना अनुकूल बाबू कह रहे थे, आप बहुत उत्तेजित हो गए हैं। वो आपकी नजर का धोखा है और कुछ नहीं। नींद में बीच बीच में ऐसा होता है। मैं एक दवाई दे रहा हूँ, खाकर लेट जाइए। सुबह उठकर अगर आपको वैसा ही लगे तब कुछ और करेंगे। जवाब में अश्विनी बाबू ने क्या कहा वो नहीं पता चल सका। चेयर खींचने की आवाज से पता चला कि दोनों अब उठ गए थे। मैंने फर्श से उठकर खड़े होकर कहा, डॉक्टर का कमरा जो हमारे कमरे के नीचे ही है वो मुझे याद नहीं था, लेकिन बात क्या है बोलो तो। अश्विनी बाबू को हुआ क्या है? अतुल ने जम्हाई लेते हुए कहा। तो भगवान ही जाने। रात हो गई, चलो अब सोया जाए। मैंने संदिग्ध होते हुए पूछा, तुम नीचे फर्श पर क्यों लेटे थे? अतुल ने कहा, पूरे दिन घूम घूम कर थक गया था। फर्श बहुत ठंडा सा लगा, इसीलिए लेट गया। नींद भी आई थी थोड़ी। उसी समय उनकी बातचीत सुनकर नींद खुल गई। सीढ़ियों पर अश्विनी बाबू के पैर की आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे में घुसकर आवाज करते हुए दरवाजा बंद कर लिया। घड़ी में देखा रात के लगभग 11 बज गए थे। अतुल सो गया था। मेस भी लगभग सुनसान हो गया था। मैं बिस्तर पर लेटकर अश्विनी बाबू के बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह अतुल ने धक्का मारकर जगाया तो नींद खुली। सुबह के 7 बज गए थे। अतुल ने कहा, उठो उठो उठो, बुरी खबर है। क्यों क्यों, क्या हुआ? अश्विनी बाबू कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे, बुलाने पर कोई आवाज भी नहीं दे रहे। अरे क्या हुआ उनको? वो बता नहीं सकता, तुम चलो, बोलकर वो कमरे से जल्दी से निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे निकलकर देखा। अश्विनी बाबू के कमरे के बाहर लगभग सभी लोग खड़े थे। सभी आवाज दे रहे थे और दरवाजा पीट रहे थे। नीचे से अनुकूल बाबू भी आ गए थे। दुश्चिंता धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि अश्विनी बाबू इतनी देर तक कभी नहीं सोते, और उसके अलावा अगर सोए भी रहते इतनी आवाज और शोर में क्यों नहीं उठ रहे थे। अतुल अनुकूल बाबू के पास जाकर बोला, देखिए दरवाजे को तोड़ देते हैं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अनुकूल बाबू ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या पता शायद अंदर बेहोश हो गए हो, नहीं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे। और देर मत करो अतुल बाबू, दरवाजा तोड़ दीजिए। 1.5 इंच मोटे लकड़ी का दरवाजा, उसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ था, लेकिन अतुल के और 2-3 लोगों के मिलकर एक साथ धक्का लगाते ही विदेशी ताला टूट गया और दरवाजा धड़ाम से आवाज करके खुल गया। तब खुले दरवाजे के सामने जो सबकी नजरों ने देखा, वो देखकर डर और बदहवासी के कारण किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। स्तंभित होकर सभी ने देखा, ठीक दरवाजे के सामने अश्विनी बाबू गिरे पड़े थे। उनका गला एक ओर से दूसरी ओर तक कटा हुआ था।
सिर और कंधे के नीचे खून निकलकर जम गया था, जैसे किसी ने मखमल का लाल गलीचा बिछा दिया था। और उनके सीधे हाथ में था एक खून से सना हुआ उस्तरा। उस वक्त भी जैसे गंदे तरीके से हंस रहे थे। हम लोग कुछ देर ऐसे ही खड़े रह गए। उसके बाद अतुल और डॉक्टर एक साथ कमरे में घुसे। डॉक्टर विभत्स होकर अश्विनी बाबू के डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोले, कितना भयानक है। आखिर में अश्विनी बाबू ने आत्महत्या कर ली। अतुल की नजर लेकिन डेड बॉडी की तरफ नहीं थी। उसकी दोनों आंखें तलवार की धार की तरह कमरे के चारों तरफ घूम रही थी। एक बार उसने पलंग को देखा, रास्ते की तरफ खुले हुए खिड़की में झांक कर देखा, फिर लौटकर शांत गले से बोला, आत्महत्या नहीं डॉक्टर बाबू, ये एक खून है, निशंस नरहत्या। मैं जा रहा हूं पुलिस को बुलाने। आप लोग किसी भी चीज को छूइएगा मत। अनुकूल बाबू ने कहा। क्या कह रहे हैं अतुल बाबू? खून? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसके अलावा वो कहकर उंगली दिखाई डेड बॉडी के हाथ में खून से सने हुए उस्तरे की तरफ। अतुल ने सिर हिलाते हुए कहा, तब भी ये एक खून है। आप लोग यहीं रहिए, मैं अभी पुलिस बुलाकर लाता हूं। डॉक्टर बाबू माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। उफ, आखिर मेरे ही मेस में ये होना था। पुलिस के सामने मेस के नौकर, खाना बनाने वाले, हम सभी ने बयान दिया। जो भी जानता था कह दिया, लेकिन किसी के भी बयान से ये नहीं पता चल सका जिससे अश्विनी बाबू की मौत का कारण पता चल सके। अश्विनी बाबू बहुत ही निर्विरोध व्यक्ति थे। मेस या ऑफिस को छोड़कर और कहीं भी उनका कोई दोस्त था, ये कोई नहीं जानता था। वो हर शनिवार घर जाते थे। 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा था, कोई बदलाव नहीं। कुछ दिन से वो डायबिटीज से पीड़ित थे। इस तरह की कुछ साधारण चीजें ही पता चली। डॉक्टर अनुकूल बाबू ने भी बयान दिया। उन्होंने जो कहा उससे अश्विनी बाबू के मृत्यु का रहस्य सुलझने के बजाय और जटिल हो गया। पिछले 12 साल से अश्विनी बाबू मेरे मेस में रहते थे। उनका मकान उनके गांव वर्धमान जिले के हरिहरपुर में था। वो ट्रेडिंग ऑफिस में काम करते थे। 120 रुपए अंदाजन पगार मिलता था। इतने कम पैसे में कोलकाता में रहना मुश्किल था, इसीलिए अकेले मेस में रहते थे। इस मेस में लगभग सभी ऐसे ही रहते हैं। अश्विनी बाबू को जहां तक मैं जानता हूं, वो सरल मन के कर्तव्यनिष्ठ आदमी थे। कभी भी किसी का बाकी नहीं रखते थे। किसी के पास एक पैसा उधार नहीं था। किसी तरह की बुरी आदत या नशा था, ये भी मुझे नहीं पता। मेस के बाकी लोग भी इस बारे में गवाही दे सकते हैं। इन 12 सालों में उनके संबंध में कुछ अस्वाभाविक या संदेहजनक नहीं देखा गया, लेकिन पिछले कुछ एक महीने से डायबिटीज से पीड़ित थे। उनका इलाज मैं ही कर रहा था, लेकिन उनके मानसिक रोग का कोई भी सिम्टम मुझे नहीं दिखा। कल अचानक उनका चाल चलन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। कल दिन में लगभग 9:45 बजे मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था। अचानक अश्विनी बाबू आकर बोले, डॉक्टर बाबू, आपसे कुछ गोपनीय बातें कहनी है। थोड़ा आश्चर्य होकर उनके चेहरे की तरफ देखा। देखकर बहुत विचलित लगे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने इधर उधर देखकर दबी आवाज में कहा, आज नहीं फिर कभी, बोलकर ही जल्दी से ऑफिस निकल गए। शाम के बाद मैं, अजीत बाबू और अतुल बाबू मेरी क्लिनिक पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक अजीत बाबू ने देखा दरवाजे के पास खड़े होकर अश्विनी बाबू हमारी बातें सुन रहे थे। उन्हें बुलाते ही
कुछ एक बहाना बनाकर जल्दी से चले गए। हम लोग सभी आश्चर्य में बैठे थे। हमने सोचा क्या हुआ अश्विनी बाबू को। उसके बाद रात को 10 बजे चोर की तरह धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़े हुए। चेहरा देखकर ही समझ में आ गया कि उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। दरवाजा बंद करके वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। कभी कहते नींद में बहुत ही बुरा सपना देखा, कभी कहते एक भयानक गुप्त रहस्य पता चल गया। मैंने उनको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बकते ही जा रहे थे। आखिर में मैंने उन्हें एक पुड़िया नींद की दवाई देकर कहा, आज रात इसे खाकर सो जाइए, कल सुबह फिर आपकी बात सुनूंगा। वो दवा लेकर ऊपर चले गए। वो मेरे साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद आज सुबह ये कांड हो गया। उनकी हालत देखकर उनके मानसिक संतुलन की गड़बड़ी का अंदाजा हुआ था मुझे, लेकिन वो इस थोड़ी सी उत्तेजना के कारण आत्महत्या कर लेंगे, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आप सुन रहे हैं शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास ब्योमकेश बख्शी सीरीज का पहला भाग ब्योमकेश सत्यान्वेषी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अब तक आपकी क्या राय है। आखिर असली कातिल कौन हो सकता है? आपके जवाब शेयर करें। आइए आगे सुनते हैं। अनुकूल बाबू के रुकने के बाद दरोगा बाबू ने पूछा, तो आपको लगता है ये एक आत्महत्या है? अनुकूल बाबू ने कहा, उसके अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन अतुल बाबू कह रहे थे ये आत्महत्या नहीं है और कुछ है। इस बारे में शायद वही ज्यादा बता पाएंगे। दरोगा अतुल बाबू की तरफ घूमकर पूछे, ओह, आप ही अतुल बाबू हैं? ये आत्महत्या नहीं है, ये मानने का कोई कारण है? कारण है। खुद अपने हाथ से इंसान इतने भयानक तरीके से अपना गला नहीं काट सकता। आपने तो लाश को देखा है, सोच कर देखिए। ये लेकिन असंभव है। दरोगा थोड़ी देर सोच कर पूछा, हत्या किसने की है? आपको किसी पर शक है? नहीं। हत्या का कारण बता सकते हैं? अतुल ने खिड़की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो खिड़की ही हत्या का कारण है। दरोगा ने चौंक कर पूछा, खिड़की हत्या का कारण है? आप ये कहना चाहते हैं कि जिसने खून किया वो खिड़की के रास्ते से अंदर आया था? नहीं, खूनी दरवाजे से ही अंदर आया था। दरोगा ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपको शायद याद नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे याद है, दरोगा ने थोड़ा मजा करते हुए ही कहा। तो क्या अश्विनी बाबू घायल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिए थे? नहीं, खूनी ने अश्विनी बाबू का खून करके बाहर से ही दरवाजा लगा दिया था। ऐसा हो सकता है क्या? अतुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसानी से। थोड़ा सोच कर देखेंगे तो ही पता चल जाएगा। अनुकूल बाबू अब तक दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अचानक बोल उठे, ठीक तो, दरवाजा तो आसानी से बाहर से बंद किया जा सकता है। अब तक हमारे दिमाग में आया ही नहीं। देख रहे हैं ना, दरवाजे पर तो ये लॉक लगा हुआ है। अतुल ने कहा, दरवाजा बाहर से खींच देने से ही बंद हो जाता है, उसके बाद अंदर से खोलने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। दरोगा चालाक था। उसने गाल में हाथ रखकर सोचते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक जगह शक हो रहा है। अश्विनी बाबू रात को दरवाजा खोलकर सोए थे, क्या उसका और कोई प्रमाण है? नहीं, जबकि उसका उल्टा प्रमाण ही है। मैं जानता हूं वो दरवाजा बंद करके ही सोए थे। मैंने कहा, मैं भी जानता हूं, मैंने उनको दरवाजा बंद करते हुए सुना था। दरोगा ने कहा, तब अश्विनी बाबू ने रात को उठकर खूनी के लिए दरवाजा खोल दिया था? ये अनुमान भी तो नहीं लगाया जा सकता। अतुल ने कहा,
लेकिन आपको शायद याद नहीं कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ एक महीने से एक बीमारी से पीड़ित थे। बीमारी से पीड़ित थे? ओ हाँ, ठीक कहा आपने। इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं था। मैं तो देख रहा हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। पुलिस में आ जाइए ना, यहाँ आपकी बहुत उन्नति होगी। इस तरफ मामला जटिल होता जा रहा है। सच में अगर ये हत्याकांड है तो खूनी बहुत होशियार है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी पर आपको शक है क्या? बोलकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे की तरफ देखकर पूछे। सब लोगों ने नामे सिर हिला दिया। अनुकूल बाबू ने कहा, देखिए, इस मोहल्ले में प्राय हत्या होती ही रहती है। ये खबर भी आपके लिए नई नहीं है। परसों ही हमारे मेस के सामने एक हत्या हो गई। ये सब देखकर मुझे लगता है ये सारी हत्याएं एक ही सूत्र में बंधी हैं। एक का पता चल जाए तो बाकी का भी पता चल जाएगा। अगर अश्विनी बाबू की मौत को हत्या मान लिया जाए तो दरोगा ने कहा, वो हो सकता है दूसरे हत्याओं को सुलझाने की आशा में बैठे रहे, तब तो अनंत काल तक बैठे ही रहना पड़ेगा। अतुल ने कहा, दरोगा बाबू, अगर इस हत्या का पता लगाना चाहते हैं तो उस खिड़की के बारे में जरूर सोचकर देखिएगा। दरोगा ने थके हुए आवाज में कहा, सब बातों के बारे में ही मुझे अच्छे से सोचकर देखना पड़ेगा अतुल बाबू। अभी तो फिलहाल आप सभी के कमरों में मैं तलाशी लेना चाहता हूँ। उसके बाद ऊपर नीचे सभी कमरों में अच्छे से तलाशी ली गई। कोने कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके कारण इस हत्या की रहस्य का पता चल सके। अश्विनी बाबू के कमरे की भी तलाशी ली गई, लेकिन 2-4 साधारण पारिवारिक चिट्ठी के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। उस तरह का कवर पलंग के पास ही गिरा हुआ था। वो खुद उस तरह से दाढ़ी बनाते थे, ये हम सभी जानते थे। कवर को पहचानने में भी देरी नहीं हुई। अश्विनी बाबू की डेड बॉडी पहले ही हटा ली गई थी। इसके बाद उनके कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर सील मोहर करके दरोगा लगभग 1:30 बजे के आसपास निकल गए। अश्विनी बाबू के घर में टेलीग्राम भेज दिया गया था। शाम को उनके बेटे और रिश्तेदार आ गए। सभी आश्चर्य से भरे और दुखी थे। हम लोग अश्विनी बाबू के रिश्तेदार ना होते हुए भी गंभीर रूप से आहत थे। उसके अलावा खुद की जान का भी डर सता रहा था। जहां पास के कमरे में ऐसा कुछ हो जाए, वहां पर हमारी जान को भी डर था। रात को सोने के पहले डॉक्टर के कमरे में जाकर देखा, वो गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे। इस एक दिन की घटना ने उनके शांत निश्चिंत चेहरे पर काली रेखाएं खींच दी थी। मैंने उनके पास बैठकर कहा, मेस के सभी लोग तो मेस छोड़कर चले जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनको दोष नहीं दे सकते अतुल बाबू। जहां इस तरह का कांड हो जाए वहां कौन रहना चाहेगा बोलिए। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, इसे हत्या कैसे कह सकते हैं? और अगर हत्या ही हुई है तो मेस के बाहर के व्यक्ति द्वारा हत्या करना संभव नहीं है। सबसे पहले तो हत्यारा ऊपर कैसे आया? सीढ़ी का दरवाजा रात में बंद रहता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि वो व्यक्ति किसी तरकीब से ऊपर आ गया, तब भी उसने अश्विनी बाबू के उस तरह से हत्या की कैसे? क्या ये कभी संभव है? तो स्पष्ट है कि ये हत्या बाहरी व्यक्ति ने नहीं की। तो अब बचे कौन? जो लोग मेस में रहते हैं, इनमें से अश्विनी बाबू को मार सके ऐसा कोई है क्या? हाँ, अतुल बाबू हाल ही में आए हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैं चौंक कर बोल पड़ा, अतुल? डॉक्टर बाबू ने धीमी आवाज में कहा। अतुल बाबू कैसे इंसान हैं?
उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, अतुल? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। अतुल क्यों अश्विनी बाबू को? डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके अपने मुंह से ये साबित हो रहा है कि मेस का कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। तो अब बचता क्या है? उन्होंने आत्महत्या की है, क्या यही बात नहीं बचती? लेकिन आत्महत्या करने के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए। वो बात भी मैंने सोची है। आपको याद है, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि इस मोहल्ले में कोकेन का कोई गुप्त संगठन है। इस संगठन का सरदार कौन है, ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, मुझे याद है। डॉक्टर धीरे धीरे बोले, अब सोचिए, अगर अश्विनी बाबू ही उस संगठन के सरदार हों। मैं हैरान होकर बोला, क्या ये भी क्या संभव है? अजीत बाबू, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बल्कि कल रात अश्विनी बाबू ने जो बातें मुझसे की थी, उससे मेरा शक और भी गहरा हो गया है। बहुत संभव है कि वो अत्यधिक डर गए थे। जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। कौन जाने, शायद इस अस्थिरता के कारण ही उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। सोचिए, क्या ये अनुमान सही नहीं लगता? डॉक्टर की ये अनोखी थ्योरी सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। मैंने कहा, क्या जानूं डॉक्टर बाबू, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। आप अपने शक की बात पुलिस को ही साफ साफ बता दीजिए। डॉक्टर बाबू खड़े होकर बोले, कल जरूर बताऊंगा। जब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। 2-3 दिन जैसे तैसे बीत गए। एक तो मन बेचैन था और ऊपर से सीआईडी के तरह तरह के कर्मचारी आते जाते रहने और पूछताछ से जान मुश्किल में पड़ी थी। मेस से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी मेस छोड़ने पर पुलिस अगर उन पर शक करे। मेस के ही किसी एक व्यक्ति के चारों ओर शक का जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था, इसका संकेत मुझे मिलने लगा था। लेकिन वो व्यक्ति कौन है, इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा था। बीच बीच में एक अनजान डर से मेरा दिल जोर से धड़क उठता था। पुलिस कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रही है? उस दिन सुबह अतुल और मैं डॉक्टर बाबू के कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एक मध्यम आकार का पैकिंग केस आया था जिसमें डॉक्टर की दवाइयां थीं। डॉक्टर साहब ने केस खोला और ध्यानपूर्वक दवाइयां अलमारी में सजा रहे थे। पैकिंग केस पर अमेरिका की मुहर लगी थी। डॉक्टर साहब देसी दवाइयां इस्तेमाल नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर अमेरिका या जर्मनी से दवाइयां मंगवाते थे। लगभग हर महीने उनका एक पैकेट दवाइयों का आता था। अतुल ने अखबार नीचे रखते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, आप विदेश से दवाइयां क्यों मंगवाते हैं? देसी दवाइयां क्या अच्छी नहीं होती? अतुल ने एक बड़ी सी शुगर ऑफ मिल्क की शीशी उठाकर उसकी लेबल पर लिखे प्रसिद्ध विक्रेताओं के नाम देखकर कहा, एरिक एंड हेवेल। ये लोग शायद सबसे अच्छी दवाइयां बनाते हैं। हाँ, अच्छा, क्या होम्योपैथी से सच में बीमारी ठीक हो जाती है? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक बूंद पानी पीकर कोई रोग ठीक हो सकता है। डॉक्टर हल्के से हंसते हुए बोले, इतने लोग जो दवाई लेने आते हैं, क्या वे मजाक करने आते हैं? अतुल ने जवाब दिया, शायद लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं और सोचते हैं कि दवाइयों के कारण ठीक हुए। विश्वास से भी कई बार काम हो जाता है। डॉक्टर सिर्फ धीरे से हंसे, कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अखबार में हमारे मेस की कोई खबर है क्या? हाँ, कहकर मैंने खबर पढ़ी। अभागे अश्विनी कुमार चटर्जी की हत्या का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
पुलिस की सीआईडी शाखा ने इस हत्या के रहस्य की जांच का जिम्मा लिया है। कुछ जानकारियां मिली हैं। उम्मीद है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होगा। आग होगा। डॉक्टर साहब ने अचानक सिर घुमाकर कहा। ये क्या दरोगा बाबू? दरोगा कमरे में दाखिल हुए। साथ 2 कांस्टेबल थे। ये वही हमारे जाने पहचाने दरोगा। कोई भूमिका न बांधते हुए वे सीधे अतुल के सामने आकर बोले, आपके नाम पर वारंट है, आपको थाने चलना होगा। कोई हंगामा मत कीजिएगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। रामधानी सिंह, हैंडकफ लगाओ। एक कांस्टेबल ने फुर्ती से अतुल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। हम सभी हक्के बक्के होकर खड़े हो गए। अतुल ने कहा, ये क्या? दरोगा ने कहा, ये देखिए वारंट। अश्विनी कुमार चटर्जी की हत्या के अपराध में अतुल चंद्र मित्रा को गिरफ्तार किया जाता है। क्या आप लोग इन्हें अतुल चंद्र मित्रा के रूप में शिनाख्त करते हैं? हम दोनों ने मौन स्वीकृति में सिर हिलाया। अतुल हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, आखिरकार आप लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। ठीक है, चलिए थाने। अजीत, तुम कुछ मत सोचो, मैं निर्दोष हूं। एक गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी हो गई। अतुल को उसमें बिठाया गया और पुलिस पूरी टीम के साथ वहां से चली गई। फीके चेहरे के साथ डॉक्टर साहब बोले, तो अतुल बाबू ही? कितना भयानक है, कितना भयानक है। इंसान का चेहरा देखकर कुछ समझना मुश्किल है। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्या अतुल सचमुच हत्यारा है? कुछ ही दिनों में वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि उसने थोड़े समय में ही मेरा दिल जीत लिया था। वही अतुल हत्यारा? डॉक्टर बोले, यही कारण है कि शास्त्रों में अनजान और संदिग्ध लोगों को शरण देने से मना किया है। तब किसने सोचा था कि ये आदमी इतना बड़ा? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उठकर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके लेट गया। नहाने धोने का भी मन नहीं किया। कमरे के दूसरी तरफ अतुल का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसकी तरफ देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अतुल को कितना पसंद करने लगा था, मुझे ये समझ में आ गया। अतुल जाते समय बोल के गया था कि वो निर्दोष है। क्या पुलिस ने गलती की थी? मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। जिस रात अश्विनी बाबू की हत्या हुई, उस रात की सारी घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगा। अतुल जमीन पर बिछे तकिए पर कान लगाकर डॉक्टर और अश्विनी बाबू की बातें सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? क्या उद्देश्य था? फिर रात के 11 बजे मैं सो गया। सीधे सुबह नींद खुली। इस बीच अगर लेकिन अतुल शुरू से ही कह रहा था कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। जो खुद खूनी हो, क्या वो ऐसी बातें कहकर अपने गले में फांसी लगाने की कोशिश करेगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अतुल ने खुद पर से शक हटाने के लिए ऐसा कहा हो, ताकि पुलिस सोचे कि जब अतुल इतनी जोर देकर कह रहा है कि ये हत्या है, तब वो हत्यारा हो ही नहीं सकता। इसी तरह के अलग अलग विचारों से व्याकुल और परेशान मन लेकर मैं बिस्तर पर लेटकर तड़पता रहा। कभी उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। इसी तरह दोपहर बीत गई। 3 बज गए। मेरे मन में विचार आया कि किसी वकील के पास जाकर सलाह ले आऊं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। किसी वकील को भी नहीं जानता था। जो भी हो, वकील ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर देखा कि अतुल खड़ा है। हाँ, अतुल कहते ही
मैं उसे खुशी से लगभग गले से लगा लिया। वो दोषी है या निर्दोष, ये विचार मेरे मन से पूरी तरह से मिट गया। उसका चेहरा सूखा और बाल रुके हुए थे। अतुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, मैं हूँ। बहुत कष्ट सहा है। बड़ी मुश्किल से जमानत मिली तभी छूट सका, वरना आज जेल में ही होता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वकील के पास। अतुल ने प्यार से मेरा एक हाथ पकड़कर पूछा, मेरे लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कुछ दिनों के लिए रिहाई मिल गई है। दोनों कमरे में जाकर बैठे। अतुल ने अपनी गंदी कमीज उतारते हुए कहा, उफ, सिर घूम रहा है। पूरा दिन नहाया धोया नहीं, कुछ खाया भी नहीं, और तुम्हारा भी नहाना खाना नहीं हुआ है देख रहा हूँ, बेचारा। चलो चलो चलो, सिर पर थोड़ा पानी डालते हैं और कुछ खाते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की, अतुल, तुम मैं क्या, अश्विनी बाबू का खून किया या नहीं? वो बातें बाद में होंगी, पहले कुछ खाते हैं। सिर में दर्द हो रहा है, नहाने से ठीक हो जाएगा लगता है। डॉक्टर बाबू आए। उनको देखकर अतुल ने कहा, अनुकूल बाबू, मैं फिर से लौट आया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड पेनी। मेरी हालत भी वैसी ही है। पुलिस ने भी नहीं रखा, लौटा दिया। डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर बोले, अतुल बाबू, आप लौट के आ गए, बहुत ही आनंद का विषय है। आशा करता हूँ पुलिस ने आपको निर्दोष समझ के ही छोड़ दिया है। लेकिन मेरे यहाँ, समझ ही रहे होंगे, 5 लोग ही बचे हैं मेस में, वो भी सब जाना चाह रहे हैं। उस पर यदि आप यहाँ, आप बुरा मत मानिएगा, आपके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अब दागी आसामी हूँ, मुझे रखकर आप लोग विपदा में क्यों पड़े? कहा नहीं जा सकता, पुलिस आप लोगों पर भी कोई चार्ज लगा दे। तो क्या आज ही चले जाने को कह रहे हैं? डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे और बोले, नहीं, आज रात रुकिए, लेकिन कल सुबह जरूर, कल आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं आसरा ढूंढ लूंगा, आखिर में उड़िया होटल तो है ही। डॉक्टर ने पूछा, थाने में क्या हुआ? अतुल बड़बड़ाते हुए नहाने चला गया। डॉक्टर ने मुझे कहा, अतुल बाबू मन ही मन नाराज हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं बोलिए। एक तो वैसे भी ये मेस बदनाम हो गया है, उस पर पुलिस से गिरफ्तार हुआ आसामी रहेगा, वो क्या ठीक होगा? आप ही बोलिए। सच में इस तरह की सावधानी बरतने पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आपका मेस है, आप जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। मैं गमछा कंधे पर रखकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। डॉक्टर बैठे रहे। नहा धोकर खाना खाकर कमरे में जब आए, तभी घनश्याम बाबू ऑफिस से लौटे। सामने अतुल को देखकर ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। चौंकते हुए पूछे, अतुल बाबू, आप? अतुल धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ घनश्याम बाबू, आपको क्या भरोसा नहीं हो रहा? घनश्याम बाबू ने कहा, लेकिन आपको तो पुलिस ने। इतना कहकर थूक निकलते हुए अपने कमरे में चले गए। अतुल ने जैसे मजे से ही कहा, घनश्याम बाबू मुझे देखकर बहुत डर गए हैं लगता है। उस दिन शाम को अतुल ने कहा, देखो तो, दरवाजे का ताला नहीं लग रहा। मैंने देखा विदेशी ताले में कुछ खराबी आ गई थी। अनुकूल बाबू को बुलाया। उन्होंने आकर देखकर कहा, विदेशी तालों के साथ यही मुश्किल है। अच्छा है तो ठीक, खराब होने से ही इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। इससे तो हमारा देसी हुक ही ठीक है। ठीक है, कल ही मरम्मत करवा दूंगा। कहकर वो उतर गए। रात को सोने के पहले अतुल ने कहा, अजीब, सिर का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या करूं बोलो तो?
डॉक्टर से एक पुड़िया दवा लेकर खाओ ना, अतुल ने पूछा। होम्योपैथी दवाई, उससे ठीक हो जाएगा? अच्छा, देखते हैं। चलो, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर तब दरवाजा बंद करने जा रहे थे। हमें जिज्ञासु चेहरे से देखे। आपकी दवाई की जांच करने आए हैं। सिर में बहुत दर्द है, कुछ व्यवस्था कर पाएंगे डॉक्टर? जरूर, क्यों नहीं। बहुत देर खाली पेट रहने के कारण सिर में दर्द हो रहा है। बैठिए, अभी दवाई देता हूं। बोलकर अलमारी से नई दवा की पुड़िया लेकर आए। जाइए, खाकर सो जाइए, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अजीत बाबू, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं दिख रही। इतनी उत्तेजना के बाद थोड़ा अवसाद हुआ है लगता है। शरीर ढीला लग रहा है। समझ गया। एक खुराक आप भी ले लीजिए, अच्छा लगेगा। दवा लेकर निकलने लगे थे, इतने में अतुल ने पूछा, डॉक्टर बाबू, ब्योमकेश बख्शी का नाम सुना है? डॉक्टर थोड़ा चौंकते हुए बोले, नहीं तो, कौन है वो? अतुल ने कहा, पता नहीं, आज थाने में उनका नाम सुना। वो ही हत्या की तफ्तीश कर रहे हैं। डॉक्टर सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, उनको मैं नहीं पहचानता। ऊपर अपने कमरे में लौटकर मैंने पूछा, अतुल, अब सारी बातें मुझे बताओ तो। क्या बताऊं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ खुल के बताना होगा। अतुल थोड़ा चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद दरवाजे की तरफ एक बार देखकर बोला, अच्छा, बताता हूं। आओ, मेरे पलंग पर बैठो। तुम्हारे पास तो अब छुपा के नहीं रखा जा सकता, वो मैं अब समझ रहा हूं। मैं उसके पलंग पर जाकर बैठा। वो दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आकर बैठा। दवाई की पुड़िया तब भी मेरे हाथ में ही थी। सोचा उसको खाकर ही निश्चिंत होकर कहानी सुनूंगा। पुड़िया खोलकर दवा खाने ही जा रहा था, अतुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभी रुको, मेरी कहानी सुनने के बाद ही खाना। लाइट की स्विच बंद करके मेरे कान के पास आकर फुसफुसा के अपनी कहानी बताने लगा। मैं मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगा। विस्मय और आतंक से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। 15 मिनट के बाद संक्षेप में अपनी बात खत्म करके अतुल ने कहा, आज यहीं तक रहने दो, कल सब कुछ खुलकर बताऊंगा। रेडियम डायल वाली घड़ी की तरफ देखकर अतुल ने कहा, अभी भी समय है, रात 2 बजे के पहले कुछ नहीं होगा। तुम इस बीच थोड़ा सा सो जाओ, ठीक समय में मैं तुम्हें जगा दूंगा। रात के तभी 1:30 बज रहे होंगे। अंधेरे में आंखें खोलकर बिस्तर पर लेटा था। कान इतने चौकन्ने थे, सांसों की आवाज भी स्पष्ट सुन पा रहा था। अतुल ने जो चीज दी थी उसे कस के सीधे हाथ में पकड़ा था। अचानक अंधेरे में कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन अतुल ने मुझे छुआ। इशारा पहले से ही तय था। मैं सोए हुए इंसान की तरह जोर जोर से सांस लेने लगा। समझ गया, समय पास आ गया है। उसके बाद दरवाजा कब खुला पता नहीं चला। अचानक अतुल के बिस्तर पर धम से एक आवाज हुई और तुरंत ही कमरे में रोशनी हो गई। लोहे की रॉड हाथ में लेकर मैं तुरंत पलंग से उठकर खड़ा हो गया। देखा, एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में लाइट की स्विच के साथ अतुल, और उसी के पलंग के पास घुटने टेक के घायल बाघ की तरह जैसे शिकारी की तरफ देख रहा हो, वैसे ही खतरनाक नजरों के साथ डॉक्टर अनुकूल बाबू। अतुल ने कहा, बहुत ही दुख की बात है डॉक्टर बाबू, आपके जैसा हुनरमंद इंसान आखिर एक तकिए का खून किया। बस बस बस, हिलिएगा नहीं। छुरी फेंक दीजिए, छुरी फेंक दीजिए। आप हिले और मैंने गोली चलाई। अजीत, रास्ते की तरफ की खिड़की खोल दो तो, बाहर ही पुलिस है, खबरदार। डॉक्टर बिजली की तेजी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अतुल का मजबूत मुक्का हथौड़ी की तरह लगा और उसे धराशाही कर दिया। जमीन से उठकर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैंने हार मान ली, लेकिन मेरा अपराध क्या है? सुनो, अपराध क्या एक है डॉक्टर, जो अभी बताऊं?
उसकी पूरी चिट्ठी पुलिस के पास तैयार है। धीरे धीरे सब बाहर आएगा। फिलहाल 4-5 कांस्टेबल सहित दरोगा और इंस्पेक्टर अंदर आ गए। अतुल ने कहा, फिलहाल सत्यान्वेषी ब्योमकेश बख्शी का खून करने की आपने कोशिश की है। इसी अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है। इंस्पेक्टर बाबू, यही आसामी है। इंस्पेक्टर ने चुपचाप डॉक्टर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। डॉक्टर जहरीले नजरों से देखते हुए बोला, ये एक षड्यंत्र है। पुलिस और ये ब्योमकेश बख्शी मिलकर मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं, लेकिन मैं भी देख लूंगा। देश में कानून और अदालत है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। अतुल ने कहा, हाँ वो तो नहीं है, कोकेन के धंधे का पैसा जाएगा कहाँ? विकृत चेहरे से डॉक्टर ने कहा, मैं कोकेन बेचता हूँ, इसका कोई प्रमाण है? है डॉक्टर, तुम्हारे शुगर ऑफ मिल्क बोतल में ही उसका प्रमाण है। जोंक के शरीर में नमक लगने से जैसा होता है। डॉक्टर इस मुहूर्त में वैसे ही सिकुड़ गया। उसके मुंह से और कोई बात नहीं निकली, सिर्फ आंखों से ब्योमकेश को झुलसा गया। मुझे लगा जैसे ये वही सीधे साधे निर्विरोध अनुकूल बाबू नहीं है, एक दुर्दांत निर्मम गुंडा है, भद्रता के कवच से बाहर आ गया था। इसी के साथ इतने सारे दिन बिताए, ये सोच के ही कांप गया। ब्योमकेश ने पूछा, कौन सी दवाई हम दोनों को दिए थे, जरा ठीक से बताओ डॉक्टर। मॉर्फिन का पाउडर है ना? क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, मत बोलिए, केमिकल टेस्ट में तो पकड़ा ही जाएगा। सिगरेट जलाकर बिस्तर पर बैठकर अतुल ने कहा, दरोगा बाबू, अब मेरी इत्तला लिखिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर के घर की तलाशी ली गई, जहां 2 बड़े बोतलों में कोकेन निकला। डॉक्टर वो जो चुप था, उसके बाद और कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसे माल समेत रवाना करते करते भोर हो गई। उनका चालान करके ब्योमकेश ने कहा, यहाँ तो सब कुछ बिखर गया है, चलो मेरे घर, वहीं जाकर चाय पियेंगे। हैरिसन रोड के एक 3 मंजिले मकान में जाकर देखा, दरवाजे के पास पीतल के नेम प्लेट में लिखा हुआ था, श्री ब्योमकेश बख्शी, सत्यान्वेषी। स्वागतम महाशय, गरीब के घर पर पधारिए। सत्यान्वेषी क्या होता है? वो मेरा परिचय है। डिटेक्टिव सुनने में अजीब लगता है, जासूस और भी बेकार, इसीलिए खुद को खुद से ही खिताब दिया है। सत्यान्वेषी, जो सत्य का अन्वेषण करे, ठीक है ना? पूरी 3री मंजिल ब्योमकेश की ही है। 4-5 कमरे हैं, बढ़िया साफ सुथरे। मैंने पूछा, अकेले ही रहते हो? हाँ, मेरा साथी, मेरा नौकर पुटीराम। मैं सांस छोड़ते हुए कहा, सच में? कितने दिन से हो यहाँ पर? लगभग 1 साल। बीच में कुछ दिन के लिए तुम्हारे मेस में रहने के लिए गया था। पुटीराम जल्दी से स्टोव जलाकर चाय बनाकर ले आया। गरम चाय की चुस्की लेकर ब्योमकेश ने कहा, तुम्हारे मेस में रूप बदलकर रहने पर खराब नहीं लगा, लेकिन डॉक्टर आखिर में पहचान गया था, जानते हो? दोष मेरा ही है। कैसे? पुलिस को खिड़की की बात बताते ही मैं पकड़ा गया। उसी खिड़की से ही तो अश्विनी बाबू। ना 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 ना, नहीं, शुरू से बताओ। चाय की एक और चुस्की लेकर ब्योमकेश ने कहा, अच्छा बताता हूं। कुछ तो कल रात को ही सुन लिए थे, अब बाकी का सुनो। तुम्हारे मोहल्ले में जो महीने दर महीने खून हो रहे थे, उससे पुलिस के अधिकारी बहुत परेशान हो गए थे। एक तो बंगाल गवर्नमेंट, ऊपर से प्रेस के लोग पुलिस को पूछ पूछ कर और भी परेशान कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था जब हो गई, तब मैं जाकर पुलिस के बड़े साहब के साथ मिला। मैंने कहा, मैं एक गैर सरकारी डिटेक्टिव हूं, अब मुझे लगता है मैं इन सब मौतों की छानबीन कर पाऊंगा। बहुत सारी बातों के बाद कमिश्नर साहब ने मुझे अनुमति दी। शर्त ये थी, उनके और मेरे अलावा ये बात और कोई नहीं जानेगा।
उसके बाद तुम्हारे मेस में पहुंचा। किसी चीज की जांच करनी हो तो जहां पर गड़बड़ी हो रही है उसी के आसपास बेस ऑफ ऑपरेशन जरूरी है। तुम्हारे मेस को ही चुन लिया था। तब कौन जानता था कि दूसरे दल का भी बेस ऑफ ऑपरेशन वो एक ही जगह है। डॉक्टर शुरू से ही बहुत अच्छा आदमी लग रहा था और कोकेन का धंधा करने के लिए होम्योपैथी डॉक्टर बन के रहना खूब सुविधाजनक है, ये बात भी मन में आ रही थी। लेकिन डॉक्टर ही असली जड़ है ना, ये शक नहीं हुआ था। डॉक्टर पर सबसे पहले शक हुआ अश्विनी बाबू के मरने के एक दिन पहले। तुम्हें शायद याद होगा, उस दिन रास्ते पर एक भटिया की लाश मिली थी और डॉक्टर ने जब सुना कि उसके पास से 1000 रुपए के नोट मिले हैं, तब उस वक्त उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए लोभ की एक छाप दिखाई दी थी। उसे देखते ही मेरा पूरा शक डॉक्टर पर ही ठहर गया। उसके बाद शाम को अश्विनी बाबू की छुप के बातें सुनने वाली घटना। असल में अश्विनी बाबू हमारी बातें सुनने नहीं आए थे, वो आए थे डॉक्टर के साथ बात करने। लेकिन हम है देखकर जल्दबाजी में जो होता है बहाना बनाकर चले गए। अश्विनी बाबू के व्यवहार के कारण मेरे मन में फिर से एक ख्याल आया कि शायद अश्विनी बाबू ही असली आसामी है। रात को फर्श पर कान लगाकर जो सुना, उससे भी मामला बहुत ज्यादा साफ नहीं हुआ। सिर्फ इतना समझ में आया कि उन्होंने भयंकर कुछ देखा है और उस रात जब उनकी हत्या हुई तब और कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्टर ने उस भटिया को जब बीच रास्ते पर मारा था, इसको अश्विनी बाबू ने अपनी खिड़की से देख लिया था और वो ही बात वो अकेले में डॉक्टर को बताने गए थे। अब तो मामला निश्चय ही समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर कोकेन का धंधा करता था, लेकिन किसी को खबर नहीं होने देता था कि वो ही इस धंधे का सरदार है। अगर कोई अचानक जान जाता था तो उसे तभी मार डालता था डॉक्टर। इस तरह इतने दिन खुद को बचाता आया था। वो रास्ते पर मरा हुआ भटिया शायद डॉक्टर का दलाल था। उसी के जरिए बाजार में कोकेन बेचता था। ये मेरा अनुमान है, ठीक ना भी हो सकता है। उस दिन रात में वो डॉक्टर के पास आया था और किसी कारण से शायद उनके बीच में झगड़ा हो गया या शायद वो आदमी डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस का डर दिखाया होगा। उसके बाद ही जैसे ही वो मेस से निकला, वैसे ही डॉक्टर पीछे पीछे गया और उसका खून कर दिया। अश्विनी बाबू अपने खिड़की से ये सब कुछ देख लिया और महापागलों की तरह डॉक्टर को ही ये बात बताने चले गए। उनका क्या उद्देश्य था पता नहीं। वो डॉक्टर का भला चाहते थे, इसीलिए शायद उनको सावधान करने जा रहे थे। लेकिन नतीजा ठीक उसका उल्टा निकला। डॉक्टर को अश्विनी बाबू का जिंदा रहना ठीक नहीं लगा। उसी रात किसी समय जब वो अपने कमरे से निकलना चाह रहे थे, तभी साक्षात यमराज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझ पर डॉक्टर ने शक किया था कि नहीं कह नहीं सकता, लेकिन जब मैंने पुलिस को बताया कि वो खिड़की ही अश्विनी कुमार की मौत का कारण है, तभी डॉक्टर ने समझा कि मैंने कुछ अंदाजा लगा लिया है। इसीलिए मुझे भी मारने का प्लान बना लिया। लेकिन इतनी जल्दी मरने का मेरा इरादा नहीं था, इसीलिए बहुत ही सावधानी से समय बिताने लगा। तब पुलिस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे गिरफ्तार करके। जो भी हो, कमिश्नर साहब ने आकर मुझे छुड़ाया। मैं फिर से वापस लौट आया। डॉक्टर तब ठीक समझ गया कि मैं ही जासूस हूं,
लेकिन इस भाव को छुपाकर मुझे मेस में एक रात रुकने देकर बहुत उदारता दिखा दी उसने। और इस उदारता के पीछे एक ही उद्देश्य था, किसी तरह मेरा खून करना, क्योंकि उसके बारे में मैं जितनी बातें जानता था उतनी बातें और कोई नहीं जानता था। डॉक्टर के विरुद्ध लेकिन सच में कोई भी प्रमाण नहीं था। बाद में फिर उसके कमरे की तलाशी लेकर कोकेन बरामद करके उसे जेल में सजा दिलाई जा सकती थी, लेकिन ये कि वो एक निर्मम हत्यारा है, ये बात किसी अदालत में प्रमाण नहीं होती। इसीलिए मैंने भी उसे लालच दिखाना शुरू किया। दरवाजे के ताले में कील फंसाकर मैंने ही उसे खराब कर दिया। डॉक्टर खबर सुनते ही मन खुश हो गया। हम लोग रात को दरवाजा बंद करके नहीं सो पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग दवा लेने गए तब तो उसे साक्षात स्वर्ग मिल गया। हम दोनों को 2 पुड़िया में मॉर्फिन पाउडर देकर सोचा उसे खाकर हम लोग ऐसी नींद सोएंगे कि हमेशा के लिए भी सो जाएं तो कोई नहीं जान पाएगा। उसके बाद ही बाग जाकर फंदे में फंस गया। बस यही, और क्या। मैंने कहा तो मैं अब चलूं भाई? तुम निश्चय ही अब वहां नहीं जाओगे? नहीं। तुम क्या अपने घर जा रहे हो? हाँ। क्यों? अरे क्यों, क्या मतलब? घर नहीं लौटूंगा। मैं कह रहा था वो मेस तो तुम्हें वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे यहाँ आकर रहने से नहीं होता? ये जगह तो खराब नहीं है रहने के लिए। मैं थोड़ी देर चुप रहकर बोला, उपकार का बदला चुका रहे हो? ब्योमकेश मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं भाई, बदला नहीं। ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ एक जगह नहीं रहकर और मन नहीं लगेगा। इन कुछ दिनों में ही आदत खराब हो गई है। सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तो तुम रुको, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, ब्योमकेश ने खुशी से कहा। और उसके साथ मेरा सामान लाना भी मत भूलना। आप सुन रहे थे शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी ब्योमकेश बख्शी सीरीज का पहला उपन्यास सत्यान्वेषी ब्योमकेश। कहानी पाठ सूत्रधार एवं सभी चरित्रों में मैं किशोर। अगर आपको इस रहस्यमयी कहानी ने बांधा है और आप ब्योमकेश बख्शी की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें और भी रोमांचक कहानियां आपके लिए लाने का प्रोत्साहन मिलता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।